एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का जो चैप्टर 12 है हमारा फ्रिक्शन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। हम सभी ने देखा होगा कि अगर कोई ड्राइवर होता है तो वो कार या ट्रक चला रहा होता है तो ट्रैफिक सिग्नल पर वो स्लो हो जाता है, ब्रेक अप्लाई करता है, स्लो हो जाता है। ऐसे ही जब कभी आपको बाईसाइकिल की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेक लगाते हैं आप उस पर, बाईसाइकिल आप चला रहे होते तो आपकी साइकिल स्लो पड़ जाती है। फिर जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड करते हैं तो वो क्या होती है, कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। आपने क्या कभी किसी बॉल को किसी सरफेस पर मूव होते देखा है? वो भी कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। कभी भी जब हमारा पैर छिलके पर पड़ता है केले के तो पैर फिसल जाता है, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट क्यों होता है कि किसी स्मूथ या वेट फ्लोर पर चलना क्यों हमारे लिए कठिन हो जाता है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर के माध्यम से ढूंढेंगे। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के फोर्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर आप इस एक्टिविटी को देखिए, एक्टिविटी 12.1। यहाँ पर दरअसल आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप इस बुक को देख रहे हैं जिसको कोई बच्चा है जो इस तरफ मूव कराना चाह रहा है, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर की तरफ लग रही है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रही है। और जब आप इधर की तरफ उसको मूव कराना चाहते हैं किताब को, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपको कहाँ मिलेगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो उसी एक्टिविटी से यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको पूरा कंक्लूजन दिखाया गया है कि आपने देखा होगा कि जब आपने फोर्स अप्लाइड किया लेफ़्ट साइड तो फ्रिक्शन की फोर्स राइट में लगी, जब आपने फोर्स राइट में लगाया तो फ्रिक्शन लेफ़्ट में लगी। इन सभी केसेस में हमने देखा कि कुल मिला के जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो बुक के मोशन को अपोज करती है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ये हमेशा अप्लाइड फोर्स को अपोज करती है। क्या कहने का इसका मतलब है कि जब कभी आप साइकिल चलाते हैं तो आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, लेकिन जो सड़क है, जो एक रफ सरफेस है, वो आपके मोशन को अपोज करती है, जिसके कारण आपकी साइकिल अगर कोई आप पैडल मारना बंद कर देंगे तो कुछ देर जाने के बाद रुक जाती है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि क्या जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो सभी के लिए सेम होता है, सभी सरफेस के लिए, या वो सरफेस की स्मूथनेस या रफनेस पर भी डिपेंड करता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है, कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। देखिए, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो सरफेस के रफनेस या क्लीननेस पर भी डिपेंड करती है। ये इस एक्टिविटी में आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि किसी सेल को, ठीक है, जो सेल आपको ये दिख रही है, इस सेल को चढ़ाने की कोशिश की जा रही है इस सरफेस पर, और वहाँ पर जो स्मूथ सरफेस है आपका पूरा ये स्मूथ सरफेस उसको ईजिली हेल्प कर रहा है मार्क ए तक पहुँचने में। लेकिन जब इसी सरफेस पर थोड़ा सा सैंड ला दिया जाता है, यानी सरफेस को रफ कर दिया जाता है, तो वो उसके मोशन को अपोज करता है, वो मार्क ए तक नहीं पहुँच पाता है। तो कह रहे हैं कि किस केस में जो सेल का जो डिस्टेंस कवर्ड करेगा वो मिनिमम होगा, या फिर जो डिस्टेंस कवर्ड किया जाएगा पेंसिल के सेल द्वारा वो हर समय डिफरेंट होगा। तो चलिए इसका रीज़न खोजते हैं और डिस्कस करते हैं इसके रिजल्ट को। तो जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया है वो सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है जिस पर सेल मूव कर रही है। तो कह रहे हैं कि कुड द स्मूथनेस ऑफ ए सरफेस ऑफ द सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। क्या जो सरफेस का स्मूथनेस होता है वो सेल के डिस्टेंस को अफेक्ट करेगा? यस, बिल्कुल अफेक्ट करेगा, क्योंकि जितना ही ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा और उतना दूर तक सेल जाएगा। लेकिन जब उसको अपोज करने के लिए कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी तो वो उतनी दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा। फिर फ्रिक्शन जो होता है वो कॉज्ड होता है इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी दो सरफेस आते हैं जिनके बीच में इरेगुलरिटी होता है। जैसे यहाँ पर इस फिगर को आप देखिए जिसमें ये दिखाया गया है, जूम करके आपको, यहाँ पर एक बुक रखी है और कहाँ पे रखी है? एक टेबल पर रखी है, और इनके बीच का जो सरफेस आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ दिखेगा, यानी एक रफनेस आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पर जब कोई भी सामान मूव करेगा तो क्या होगा कि फ्रिक्शन की फोर्स उसको अपोज करेगी, और जितनी दूर हमने एक्सपेक्ट किया था वो उस तक नहीं पहुँच पाता है, कम रह जाता है।
ये देखा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्यों लगता है, जब इंटरलॉकिंग होती है, इरेगुलरिटी होता है सरफेस के बीच में। और ये जाहिर सी बात है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो बढ़ जाता है अगर दो सरफेसेस को हार्डली प्रेस किया जाता है। यानी आप जैसे किसी मैट को खींच रहे हो, जब उस पर कोई ना बैठा हो तो क्या होगा, आप आसानी से इसको मूव करा लेंगे, जब कोई बैठा होगा तो मूव नहीं करा पाएंगे। चलिए फिर से याद करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है जो इस फिगर में आपको दिख रहा है, इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए कि एक व्यक्ति है और वो एक बॉक्स को क्या करा रहा है, मूव करा रहा है, ठीक है। तो जब बॉक्स हल्का होगा यानी उसमें कुछ चीज़ भरा नहीं होगा तो क्या होगा, आप उसको ईजिली मूव करा सकते हैं। लेकिन जब उसमें कोई चीज़ भरा होगा तो आप उसको मूव नहीं करा सकते हैं। तो कह रहा है कि जो फोर्स होती है वो रिक्वायरमेंट करती है, यानी रिक्वायर्ड होती है, उसकी ज़रूरत होती, क्यों, ताकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उससे हम बच सकें। क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है अपने रेस्ट से, ठीक है, स्टार्ट होता है और रेस्ट पे उसकी पोजीशन पहले होती है, तो वो जो है एक स्टैटिक फ्रिक्शन का सामना करता है। जैसे दूसरी तरफ बात करें कि जो फोर्स होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से मूव कराते रहना, ठीक है। ये मेज़र होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। जब बॉक्स को स्टार्ट किया जाता है, स्लाइड करवाया जाता है, तो जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, ठीक है, उसके सरफेस पर, तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो कांटेक्ट पॉइंट से फ्लोर पर आए। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा स्मॉलर होता है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। और आप पाएंगे कि किसी भी बॉक्स को इजी होता है मूव कराना, ऑलरेडी इन मोशन देन गेट इट स्टार्टेड, कि वो स्टार्ट अगर स्टॉप रहता है, रेस्ट की पोजीशन पर रहता है, फिर आप स्टार्ट करवाते हो तो आपको मेहनत लगता है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर पहले से ही मोशन में है तो उसको आप इजीली मोशन करवा सकते हो, मूव कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है जो नेक्स्ट टॉपिक में, और टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन अननेसेसरी एबल। कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि किसी कुल्हड़ को या ग्लास टम्बलर दोनों में से किसको पकड़ना ज़्यादा आसान होता है। जैसे जो आउटर सरफेस होता है टम्बलर का वो ग्रीजी होता है या उस पर थिन लेयर होती है, कुकिंग ऑयल की लगा दी जाए तो क्या होगा कि वो आसान हो जाएगा आपको पकड़ना या डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ज़रा सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि ग्लास के सरफेस पर अगर कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे, आपके हाथ से फिसल जाएगा। कोई भी सामान तब फिसलता है आपके हाथ से जब उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम हो। याद कीजिए कि कितना डिफ़िकल्ट होता है कि कोई वेट मडी ट्रैक हो, ठीक है, वैसे जो रास्ता होता है यानी जो थोड़ा सा हल्का सा मडी टाइप का हो या वेट मार्बल फ्लोर हो, ठीक है, तो आप उस पर चलने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि आपको फिसलने का डर होता है। आप लिख भी नहीं सकते पेन या पेंसिल से अगर कोई फ्रिक्शन ना हो। जब आपका टीचर चॉक से राइट करता है ब्लैक बोर्ड पे तो जो रफ सरफेस होता है वो रब होता है क्या, चॉक के पाउडर से, पार्टिकल से। तब उस पर जो भी लिखते हैं वो चीज़ चॉक के जो पार्टिकल होते हैं वो उस पर सेटल्ड होते रहते हैं, यानी उसके रफ सरफेस पर, और वो आपको लेटर्स दिखाई देने लगते हैं। जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर जब चॉक से लिखा जाता है तो वहाँ पर जो लेटर हम लिखते हैं वो लिख जाता है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो कुछ भी आप उस पर राइट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्मूथली चॉक जो होगा वो ब्लैक बोर्ड पर स्लाइड कर जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूव करने के लिए तो क्या होता है, वो नहीं रुकेगा अगर कोई फ्रिक्शन लगे ही ना उस पर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा टायर या जो ऑटोमोबाइल है उसके टायर और रोड के बीच में, तो ना ही वो स्टार्ट होगी ना ही स्टॉप होगी और ना ही वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकती जिसमें वो मोशन कर रही है। तो जैसे कह रहे हैं कि आप किसी नेल को भी फिक्स्ड नहीं कर सकते वॉल पर, या किसी नॉट को, जो टाई का नॉट होता है उसको भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, सब एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रिक्शन अगर ना हो तो किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट भी नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ देखें तो फ्रिक्शन एक एबल भी है। क्या? क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो स्क्रू हो, बॉल बियरिंग या सोल हो शूज़ के, आपने देखा होगा जब आप इनको पहनते हैं या रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि जो फ्रिक्शन होते हैं वो हीट को भी प्रोड्यूस करते हैं और ये बहुत तेज़ी से, आप अगर हाथ को रफ करते हैं कुछ मिनट के लिए तो आपका हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, आप फील करते हैं, थोड़ा सा हॉट फील करते हैं। तो जब कोई मैचस्टिक को स्ट्राइक किया जाता है किसी रफ सरफेस पर, वो मैचस्टिक बॉक्स पर,
तो क्या होता है कि वो फायर इजीली कैच कर लेता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मिक्सर जार होता है वो हॉट हो जाता है जब वो रन कराया जाता है कुछ देर के लिए। और आप जानते होंगे कि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनमें अगर फ्रिक्शन अप्लाइड किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट बात करें कि जब किसी मशीन को ऑपरेट किया जाता है तो हीट जनरेट होती है जिससे एनर्जी का वेस्टेज होता है। हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टेप्स को जिनसे फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कैसे फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है या इंक्रीज किया जा सकता है। आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि जो फ्रिक्शन है वो डिज़ायरेबल, उसकी ज़रूरत है कुछ सिचुएशन में। जैसे हमारा जो शूज़ होता है उसका जो सोल होता है उसमें ग्रुप यानी डिज़ाइन की जाती है। वो क्यों की जाती है, ताकि फ्लोर के साथ हमारे पैर का एक बेटर ग्रिप बन सके, ताकि हम इजीली और सेफली चल सकें। इसी तरीके से जो टायर होते हैं कार, ट्रक या बुलडोज़र्स के, उनको भी डिज़ाइन किया जाता है, उसके टायर पर डिज़ाइन बनाई जाती है और इस फिगर में आप उसको देख भी पा रहे हैं, ताकि इनका ग्राउंड के साथ एक अच्छा ग्रिप बना रहे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है जब कभी भी साइकिल के ऊपर ब्रेक अप्लाइड करते हैं तो वो क्या होता है कि फ्रिक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है और इससे कुछ देर बाद हमारी बाईसाइकिल रुक जाती है। चाहे वो ऑटोमोबाइल से क्यों ना हो, वो भी रुक जाते हैं। उसी तरीके से आप देखते भी होंगे पहले वो करेक्ट नहीं रहते, लेकिन जब आप ब्रेक अप्लाइड कर देते हो तो उसके साथ रब करने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड को स्लो करने लगते हैं। और जो कबड्डी का प्लेयर होता है वो भी क्या करता है, वो कबड्डी खेलने से पहले अपने हाथों पर क्या लगाता है, मिट्टी लगाता है। क्यों, क्योंकि ताकि वो जब अदर टीम का प्लेयर आए तो उसको पकड़ने में आसानी हो, नहीं तो हाथ से फिसल सकता है अगर फ्रिक्शन कम होगा। इसी तरीके से जो जिम्नास्ट होते हैं वो भी बेटर ग्रिप के लिए क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए कुछ कोर सब्सटेंसेस को वेयर करते हैं। तो सिचुएशन की बात करें तो फ्रिक्शन जो होता है अनडिजायरेबल होता है और हमको मिनिमाइज करने की ज़रूरत होती है फ्रिक्शन को। कह रहे हैं कि आप जो है कुछ फाइन पार्टिकल्स को कैरम बोर्ड पर क्यों डालते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल, ठीक है, किसी डोर पे, हिंजेस पे, लॉक पे डाल दिया जाता है तो डोर जो होता है वो आसानी से मूव करने लगता है। बाईसाइकिल या मोटर मैकेनिक होते हैं वो ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं मशीन्स के मूविंग पार्ट्स में डालने के लिए। इन सभी केसेस में हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और मशीन की इफ़िशियंसी इंक्रीज करने का काम करते हैं। क्योंकि जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन, उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन लगा रहता है और इससे एनर्जी वेस्टेज होता है, प्लस जो मशीन होते हैं वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे जंग लगने शुरू हो जाते हैं और वो क्वालिटी भी उनकी डिक्रीज होने लगती है, काम नहीं कर पाते हैं। और जो ऑयल डालते हैं उसका थिन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, मूविंग सरफेस पर आ जाता है, जिससे वो फ्रिक्शन को कम कर देगा और मशीन ईजिली रन करेगी और मूवमेंट्स क्या होगा, मशीन का स्मूथ हो जाएगा। जो सब्सटेंस रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को उसको लुब्रिकेंट कहते हैं। देखिए मशीनरी पार्ट्स में हम लोग लुब्रिकेंट्स डाल देते हैं, लेकिन कुछ मशीन होती हैं जिनमें हम ऑयल लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, एयर क्यूशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि मूविंग पार्ट में फ्रिक्शन को कम किया जा सके। अब देखिए जो लुब्रिकेंट होता है उसका काम क्या होता है, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है और इस फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे सरफेस 3 और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सरफेस 1, और ये जो लुब्रिकेंट बीच में पड़ा है ये क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, फ्रिक्शन को कम कर रहा है और सरफेस 2 ईजिली क्या हो जाएगा, वो सामान ईजिली मूव कर सकेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है, व्हील रिड्यूसेस फ्रिक्शन। जो व्हील होते हैं वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जो लगेज होता है वो पूरा एक व्हील से कनेक्ट होता है ताकि उसको आसानी से कोई बच्चा भी पुल कर सके। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। जब एक बॉडी किसी दूसरे सरफेस पर क्या करती है, रोल करती है, तो जो रेजिस्टेंस उसके मोशन का होता है यानी जिसको अपोज कराता है वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। रोलिंग जो होता है वो रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को और ये बहुत आसान हो जाता है कि किसी बॉडी को किसी दूसरे सरफेस पर रोल करवाना। अगर इन कंपैरिजन हम उसको क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, तो ये रीज़न होता है, एक कन्वीनियंट होता है हमारे लिए कि लगेज को अगर रोलर लगा दिए जाते तो हम उनको ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं।
अब आप समझ गए होंगे कि जो व्हील है उनको क्यों माना जाता है, एक ग्रेट इन्वेंशन माना जाता है मैनकाइंड के लिए। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग मोस्ट मशीन में रिप्लेस किया जाता है रोलिंग से, ठीक है। बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल है जो बॉल बेयरिंग का, वो हब्स है और एक्सिल ऑफ सीलिंग फैन है और बाईसाइकिल्स होते हैं जिन पर वो रोटेट करते रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए फ्लूइड किसे कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस की अगर फ्लो होने की टेंडेंसी होती है तो उसको फ्लूइड बोला जाता है। आप ये भी जानते होंगे चाहे वो वाटर हो या गैस हो, दोनों ही क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एज वेल एज फ्रिक्शन को भी वो करते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि एयर जो होता है बहुत लाइट होता है, थिन होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स को भी ऑब्जेक्ट पर लगाता है। जैसे किसी दिन अगर आप साइकिल चला रहे होते हैं और अगर आप सीधे जा रहे हैं और हवा की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ है, तो आप क्या करें, वो एयर रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके मोशन को अपोज कर रहा है। पानी में चलना होता है किसी को तो वो कठिन महसूस होता है, क्यों, क्योंकि पानी भी रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, यानी फ्रिक्शन लगाता है, जिसके कारण हमारा मूव करना बहुत ही कठिन हो जाता है। साइंस में जो गैसेस और लिक्विड्स का कॉमन नेम है वो फ्लूइड है, इसीलिए हम कह सकते हैं जो फ्लूइड है वो भी एक्सर्ट करते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जब कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन उनमें होता है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट की जाती है फ्लूइड के ऊपर उसको ड्रैग भी बोला जाता है। ये अदर नेम आप इसको याद कर सकते हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है किसी ऑब्जेक्ट पर फ्लूइड में, वो डिपेंड करती है उसकी स्पीड पर और फ्लूइड के फ्लो होने की स्पीड पर। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के शेप पर भी और नेचर ऑफ फ्लूइड पर भी। ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा होता है तो क्या होता है कि उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है और इस प्रोसेस में वो एनर्जी को लूज़ करता है। तो इसीलिए एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सके और ऑब्जेक्ट्स को इसीलिए स्पेशल डिज़ाइंस का शेप दिया जाता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप। तो साइंटिस्ट ऐसे शेप्स के लिए क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सा शेप सजेस्ट करते हैं। तो नेचर से जाना है कि बर्ड और फिशेस, ठीक है, वो दोनों ही फ्लूइड में हर टाइम रहते हैं, तो उनकी बॉडीज़ जो होती है वो उसी शेप्ड की होती है ताकि वो ईजिली कम एनर्जी में भी उड़ सकें और फ्रिक्शन से ओवरकम हो सके, यानी फ्रिक्शन से छुटकारा, फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर दिया जा सके। आपने उन शेप्स के बारे में क्लास 6 में पढ़ा होगा और केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए एक एरोप्लेन का शेप, जिसमें आप फाइंड पाएंगे सिमिलरिटी पाएंगे बर्ड और इसके दोनों के शेप में। और आपको फिगर ये दिखाया गया, दोनों का ही फिगर एक स्ट्रीम्ड लाइन शेप है। क्या है, स्ट्रीम लाइन का शेप आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और यही शेप फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस्ड कर देता है और ईजिली से चाहे वो एरोप्लेन हो या बर्ड हो दोनों ही मूव कर पाते हैं। और इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो होता है फिनिश। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।